आज दिन है 1 अक्टूबर का, जहां पर आज तीसरे और आखिरी चरण के लिए सुबह 7 बजे से मतदान चल रहा है और सुबह 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो सामने आ गया है। 11.60% मतदान हुआ है। बांदीपुर में 11.64% मतदान हुआ है। बारामूला में 8.89% मतदान लोगों ने किया। जम्मू में 11.46% और कठुआ में 13.09% मतदान हुआ है। कुपवाड़ा में 11.27% और सांबा में 13.31% लोगों ने वोट डाला। उधमपुर में सुबह 9 बजे तक 14.23% लोगों ने वोट का इस्तेमाल किया है। सुबह 9 बजे तक का ये वोटिंग परसेंटेज है और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ जाएगा। जम्मू में 11.46% लोगों ने वोट डाला है। अब ऐसे में कुपवाड़ा में 11.27%, सांबा में 13.31% और उधमपुर में सुबह 9 बजे तक 14.23% लोगों ने वोट डाला है। उधमपुर में लोगों ने बढ़ चढ़कर इस वोटिंग में हिस्सा लिया है। हालांकि जैसे जैसे वोटिंग परसेंटेज सामने आता है वैसे वैसे ये मालूम होता है कि लोग घरों से निकल रहे हैं, लेकिन अभी और ज़्यादा संख्या में लोगों का निकलना बाकी है। जो गाँव देहात के इलाके होते हैं, रूरल एरिया जो होते हैं, वहाँ पर लोग सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं कि पहले अपना कर्तव्य निभा दें, वोट डाल दें, उसके बाद बाकी काम करेंगे। जबकि अर्बन एरियाज में आप देखते हैं कि लोग थोड़ा देर से उठते हैं और देर से घरों से निकलते हैं, लेकिन हाँ, वोटिंग को लेकर लोग जागरूक नजर आ रहे हैं और लोग वोट डालने के लिए अपने घरों से निकल रहे हैं। जो तस्वीरें हैं वो बता रही हैं। इस पर बात हम करेंगे। आज थर्ड और ये लास्ट फेज है जिसके लिए वोटिंग चल रही है, तीसरे और आखिरी चरण के लिए। ऐसे में विमल सिंह जी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। चित्रा बाथम मेरे साथ में जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ में उमेश जी हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है एनसी के, यानी कि एनसी के प्रवक्ता मेरे साथ में है। और साथ ही साथ कर्नल रिटायर्ड सुशील पठानिया मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। और डॉक्टर सुनील कौशिक भी मेरे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। इंडिया न्यूज़ के साथ आप जुड़े, आप उसके लिए धन्यवाद भी। विमल सिंह जी, पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ। आज चूंकि थर्ड फेज के लिए वोटिंग हो रही है, अभी तक जो पहले 2 फेज रहे, कश्मीर की ज़्यादा सीटें रहती थी तो बीजेपी नेता उस तरीके से कॉन्फिडेंट थे नहीं, लेकिन आज चुनावी जानकार भी और बीजेपी भी कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, क्योंकि आज जम्मू की 24 सीटें हैं और कश्मीर की 16। देखिए रचना जी, मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो है जम्मू और कश्मीर की जो जनता है वो लोकतंत्र का जो है तीसरा अपना जो है एक उत्साह जो है मनाने जा रही है। और आपके न्यूज के माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से जो भी दर्शक हमें जम्मू और कश्मीर से देख रहे हैं, आप सभी से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप घर से बाहर निकलिए और कश्मीर में जिस तरीके शांति है, जिस तरीके से सौहार्द है, जिस तरीके से कश्मीर में जो है कार्य हुए हैं और विकास को देखते हुए आप अपना जो है वोट जरूर दीजिए। देखिए मैं कहना चाहता हूँ रचना जी, 370 जब से कश्मीर से हटाया गया, 35 से जब से हटाया गया, आपने देखा था 2019 के पहले भी किस तरीके से जो है कश्मीर में जो है किसी तरीके का रोजगार नहीं था, लोग जो है हाथों में पत्थर लेकर सेना के ऊपर वार करते थे। लेकिन इस दर्द को जो है प्रधानमंत्री जी ने समझा और कश्मीर से जो सबसे बड़ा, जो ये लोग कहते थे कि सबसे बड़ा जो है अध्याय है, इसको खत्म कर दिया जाएगा तो जो है देश के अंदर जो है त्राही आ जाएगा। लेकिन आपने देखा कि 370 और 35 एक को खत्म करने के बाद हमने आतंकवाद पे भी शिकंजा कसा है। इसके अलावा जिस तरीके से कश्मीर में जो शांति है, जो सौहार्द है, लोग आपस में मिलकर रह रहे हैं। मैं प्रति वर्ष जो है 2 बार जो है मैं कश्मीर का दौरा करता हूँ और चाहे मैं गंडोला की बात करूँ, चाहे मैं जो है गुलमर्ग की बात करूँ, वहां पे आप जाइए, वहां के लोग जो है बड़े एंजॉय के साथ, बड़े प्यार के साथ जो है लोग वहां पे, भारत के कोने कोने से लोग जाते हैं और वहां पे जो है अपना जो है इंजॉयमेंट करते हैं। आज जिस तरीके से जम्मू में, चाहे मैं कठुआ की बात करूं, चाहे मैं उधमपुर की बात करूं, चाहे मैं सांबा की बात करूं, यहाँ पे जो है आज वोट पड़ रहा है। और देखिए वहां की जो समीकरण है रचना जी, वो बहुत अलग है। जम्मू की और जम्मू कश्मीर की घाटियों की जो समीकरण है बहुत अलग है। वहां के लोग जो है जिस तरीके से, अगर मैं बात करूं जम्मू में, तो जम्मू में बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जैसे लोग जो है वहां पे ड्राई फ्रूट का काम जो है बहुत बल्क में करते हैं। वहां पे लोग जो है मशरूम की खेती आजकल जो है जम्मू में कृषि को बढ़ावा देने के लिए जो है मशरूम की खेती लोग करते हैं। ये जो बेल्ट माना जाता है शुरू से, वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में माना जाता है। लेकिन जो घाटी का जो कहा जाता था कि घाटी जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करता है, घाटी जो है वहां के लोग जो है बीजेपी को जो है नकारते हैं। मैं कहना चाहता हूं इस बार घाटी के लोग भी जो है
भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे फिर मार्जिन आपसे से जो है सवाल पूछा जाता है अपना। कि आपने सभी सीटों पर कैंडिडेट्स क्यों नहीं उतारे, अगर इतना कॉन्फिडेंस है तो? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ रचना जी कि भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने के लिए भी लोग जो है खड़े हैं। आप चुनाव के बाद देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी की जो है समझ बहुमत की गई। सरकार बनेगी। मिशन 66 का समझ जो गई मैं, हमारा यानी नारा कि था। इंडिपेंडेंट जो हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, उन पर आप भरोसा किए हुए हैं और ये बैकडोर से तैयारी चल रही है कि कैंडिडेट्स अपने ना खड़े करके साथ में जोड़ तोड़ की राजनीति करके सरकार बनाने की तैयारी। और जैसा बीजेपी के बड़े नेता कहते रहे हैं, सरकार बीजेपी की होगी, मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, तो ये तैयारी आपकी हम कह सकते हैं कि नजर आ रही है। मेरे साथ में चित्रा बाथम जी भी हैं। चित्रा जी, राहुल गांधी कहते हैं कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं, इस मोहब्बत पर जम्मू कश्मीर के लोग यकीन कर रहे हैं। रीना जी, सबसे पहले आप के दर्शकों को नमस्ते। और आज जम्मू एंड कश्मीर में तीसरे फेज के चुनाव हैं, उसके लिए मैं अपील करूंगी कि सब लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें हैं और अपने हक की आवाज जो 2019 से दबाई जा रही है जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की, जो वहां पे से स्टेटहुड का जो उनका हक है, जो उनका एक स्टेट का दर्जा का हक है, वो उनसे जो छीना गया है, उसके लिए वो जो इसमें दाखिले ने जैसा कहा कि राहुल जी नफरत के बाजार में मत की दुकान ये जो है वो बोलते रहते हैं। और जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर में समापन उसका हुआ था और उसको जो वहां पे प्रतिसाद मिला था, वो बहुत ही सराहनीय था, बहुत ही अप्रिशिएट करना था। कश्मीर के लोगों ने, जम्मू कश्मीर लोगों ने उसमें हिस्सा लिया था। लोगों ने इतनी बर्फबारी में भी अपने घरों से निकल के राहुल जी को वहां पे साथ दिया था। मैं पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पे खुलेआम बस मजाक बना रहे हैं कि जो परिस्थितियां हैं जम्मू एंड कश्मीर की, और कह रहे हैं कि आतंकवाद पे इन्होंने लगाम लगाई है, तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके 100 दिन के कार्यकाल में अगर आपने देखा होगा तो जुलाई से लेके अभी तक एवरी अदर डे एक टेररिस्ट अटैक हो रहा है। तो वो डोडा में हो रहा है या कठुआ में हो रहा है या पूंछ में हो रहा है। हमारे जवान डे बाय डे शहीद होते जा रहे हैं। हमारे हमारे जो यात्री हैं, जो वहां पे हम जैसे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जो जाते हैं, वो उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। तो क्या ये अटैक्स इन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं? मैं पूछना चाहूंगी। उसके साथ ही जिस तरीके से इन्होंने यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की हकमारी करी है, बेरोजगारी उन्होंने बढ़ा दिया है, इन्होंने टूरिज्म को कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश करी है, यही तो कॉन्फिडेंस नहीं था, इसीलिए तो इन्होंने कश्मीर में अपने कैंडिडेट्स को नहीं उतारा। सो मुझे ऐसा लगता है भाजपा नफरत की राजनीति करती है, वो गंदगी फैलाती है। क्यों? क्योंकि उन्हें कीचड़ फैला के ही अपना कमल खिलाना होता है। और कश्मीर के लोग, जम्मू एंड कश्मीर के लोग ये समझ चुके हैं। वो जरूर मुझे ऐसा लगता है कि इन चुनावों के माध्यम से भाजपा को एक करारा जवाब देंगे। अब जिस तरीके से आपने कहा कि राहुल गांधी को देखने और सुनने के लिए लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा नजर आई थी जब भारत जोड़ो यात्रा का समापन हुआ था। हालांकि चुनावी रैलियों में जिस तरह की भीड़ जुटती है वो वोट बैंक में पूरी तरह से तब्दील होती नहीं है। ये हमने अक्सर बहुत से चुनावों में, चाहे वो विधानसभा हो, लोकसभा हो, चुनावों में देखा है। उमेश तलाशी जी, आपको क्या लग रहा है, यहाँ किसकी बातों में दम है? और जनता, सबसे बड़ी बात ये, जनता जिसके हाथ में सत्ता की चाबी है, किसके वादों पर यकीन कर रही है? देखिए रचना जी, बीजेपी एक ना वो काल्पनिक जीवन जी रही है। वो अभी भी मानते हैं कि लोग उनके फेवर में हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने जो लोकसभा इलेक्शंस हुए उस टाइम भी उनके पास कैंडिडेट्स नहीं थे यहाँ चुनाव लड़ने के लिए। और अब जब ये लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं, इस वक्त भी इनके पास यहाँ लोग नहीं है इलेक्शन लड़ने के लिए। इनको कहाँ से लोग लाने पड़ रहे हैं इंडिपेंडेंस, वो आप खुद देख सकते हैं। जो एक नेशनलिज्म का लेकिन नारा दावा वो देते कर हैं रहे हम हैं कि देश, बहुमत से सरकार बनाएंगे। सुनिए, ये जो एक नारा देते हैं हम देशभक्त हैं, इनको तिहाड़ से कुछ लोग छुड़वा के लाने पड़ रहे हैं जिनसे ये इलेक्शन लड़वा रहे हैं और बाद में समर्थन उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। ये तो बीजेपी का नेशनलिज्म है। इन लोगों को ये इलेक्शन लड़वा रहे हैं। आप इनके कैंडिडेट्स देखिए, जिन इंडिपेंडेंस पे ये दावा कर रहे हैं, उनके रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। उनको तिहाड़ से यहाँ भेजा जाता है चुनाव लड़ने के लिए, वोट्स डिवाइड करने के लिए। लेकिन हकीकत ये है कि कश्मीर छोड़िए, जम्मू में भी इनके हालात ठीक नहीं है। अब इन्होंने फिर वो पोलराइजेशन, हिंदू सीएम जो इनका वो यूएसपीज रहा है, हिंदू मुस्लिम,
वो ये चीज़ इन्होंने जम्मू में भी शुरू कर दी, लेकिन जम्मू के लोग बड़े समझदार लोग हैं। वो जानते हैं कि बीजेपी ने एक्सप्लॉयटेशन के सिवा कुछ नहीं किया। पिछले 10 सालों में कौन-सा काम किया इन्होंने जम्मू के लिए या कश्मीर के लिए, जो ये आज खोखले वादे कर रहे हैं लोगों के साथ। तो इनकी फ्रस्ट्रेशन है ये, इनको पता है कि ये लोग सरकार में आना तो दूर की बात, ये एक बेंचमार्क भी क्रॉस नहीं करेंगे। तो ज़ाहिर है कि लोग इनको इस वक्त चुनेंगे नहीं। लोग इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट्स को सपोर्ट कर रहे हैं। आप अगर देखें हम्म, इनकी इनकी रैलीज, इनके भाषण, इनके बयान, वो सब एक पोलराइजेशन की तरफ इशारा करते हैं। लेकिन हम्म, जम्मू कश्मीर के लोग बहुत समझदार लोग हैं। हम्म, उन्होंने 10 साल इनको बिल्कुल ट्राई एंड टेस्ट किया है, और उसके बाद अब इनके समर्थन में तो यहाँ लोग जाने, और कश्मीर में तो एक सीट नहीं हम्म, लेगी बीजेपी, और ठीक जम्मू है। में भी मुझे नहीं लगता कि ये 10-12 सीटों से आगे क्रॉस कर और वो पाएंगे। तो 8 तारीख को मालूम हो जाएगा कि कौन किसको पीछे छोड़ता है, हम कौन सुनिए बढ़त सुनिए ना बनाता है। रचना जी, जी, हम ग्राउंड पे जुड़े हुए लोग जी, हैं। जी। हम सिर्फ टीवी डिबेट्स में आके हम्म, भाषणबाजी नहीं करते, हम ग्राउंड पे जुड़े लोग हैं। हम्म, हम गांव-गांव, गली-गली घूमे हैं इन हम्म, इलेक्शंस में। हम्म। लेकिन हमें समझ में आता है कि लोग इनके फेवर में तो इसीलिए तो दूर मैंने की बात कहा है, कि लोग जो इनकी जनता बात भी है, नहीं करना चाहते। इसीलिए तो मैंने लोग कहा इनकी कि जो बात भी जनता नहीं है, करना चाहते। जनता के हाथ में है सत्ता की चाबी कि वो किसे बिल्कुल, लाए और किसे बिल्कुल, निकाल दे। बिल्कुल, तो मैं 8 वही तारीख कह को रहा ये हूँ। साफ हो जाएगा। मैं अब वही वोटिंग कह में रहा हूँ, लोग बढ़ 8 तारीख चढ़कर को आप हिस्सा ले रहे देखिए हैं। 8 तारीख को हाँ, आप नताइज देखिए, और बीजेपी की हालत देखिएगा 8 ठीक है, तारीख को। ठीक है। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, जो हालात अभी आपको नजर आ रहे हैं, चूंकि दावे बड़े-बड़े अलग-अलग पार्टियों के हैं, लेकिन जनता बड़ी कंफ्यूज इसलिए हो जाती है कि आतंकी घटनाएं अभी भी हो रही हैं। पार्टी दावा करती है आतंक को पाताल में भेज देंगे। अ, अनुच्छेद 370 हट चुका है, लेकिन एक पार्टी कहती है कि हम उसकी वापसी करा देंगे। सिस्टम क्या है, प्रोसेस क्या है, इस बारे में कोई बात नहीं होती। और गठबंधन की ही दो पार्टियां एक दूसरे से राय से इत्तेफाक इस बात को लेकर नहीं रखती। आम जनता कैसे डिसाइड करे कि हाँ, इस पार्टी पर भरोसा कर लिया जाए? क्योंकि चुनावों में हमने अक्सर देखा है, वो दूर तलक जो मनगढ़ंत कहानियां होती हैं या दावे होते हैं, कर तो दिए जाते हैं, लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ, ठंडे बस्ते में। देखो, जो वोट की परसेंटेज तो बता रही है ना, जनता को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है वोटिंग में। हम्म, आज तक के इतिहास में जम्मू कश्मीर में इतने परसेंटिंग वोटिंग नहीं हुई। हम्म, इतने परसेंटिंग वोटिंग हो रही है, इसका मतलब अब तक उस जनता को वोटिंग करने से रोका जाता रहा है। हम्म, 370 हटने के बाद और जिस तरीके से वहां घटनाओं में कमी आई है, पत्थरबाजी में कमी आई है, जो लोग जेल में बंद हैं, जहां फारूक अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती गिनी चुनी रैलियां करके चुनाव में एंट्री करते थे, उनको गली गली जाना पड़ रहा है। हम्म, पहली बार मैं देख रहा हूँ, चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, इनको आप देखिए पिछले चुनावों की रैलियां और इन चुनावों की रैलियों की संख्या में आपको महसूस हो जाएगा, जब आप समीक्षा करेंगे, कितनी कड़ी मेहनत उनको करनी पड़ रही है। हम्म, निश्चित तौर से ये सब चीजें तो हैं ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है हम्म, कि चाहे वो पैंथर पार्टी ने वहां चुनाव लड़ा हो, चाहे आवामी इत्तेफाक है इंजीनियर राशिद की, उन्होंने 90 में से 47 प्रत्याशी वहां उतारे हैं, और उनका समर्थन है जमाते इस्लामी, जहां समर्थन कर रही है तमाम निर्दलीय प्रत्याशियों का। पीपल कॉन्फ्रेंस, जहां सज्जाद लोन साहब ने की सक्रियता, निश्चित तौर से ये दर्शाता है कि यदि हम कश्मीर घाटी की बात करेंगे, जहां कश्मीर घाटी में 47 सीटें हैं और भाजपा 19 सीटों पर लड़ रही है, 28 सीटों पर परोक्ष समर्थन है। और परोक्ष समर्थन का मतलब आप देखिए कि उन सीटों पर जमाते इस्लामी, आवामी इत्तेहाद और पीपुल्स कॉन्फ्रेंस और पैंथर्स पार्टी, ये जो लोग चुनाव वहां लड़ रहे हैं जाकर के, वो पहली बार देखा है कि इतनी बड़ी संख्या में जो रैलियां कर पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के चुनाव को मैंने कई बार जाकर के देखा भी है धरातल पर, हाँ। और अब भी हम लोग जाकर के देखते हैं, जो वहां जनता में उत्साह दिख रहा है, और जो राजनीतिक दल, चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे निर्दलीय प्रत्याशी हो, जिस तरीके से जनता के बीच जाकर के पहली बार अपनी बात कह पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब राजनीतिक दल की, किस राजनीतिक दल की सरकार बनेगी, मुझे लगता है ये 8 तारीख को आएंगे, लेकिन इतनी बड़ी सहूलियत, हाँ। जब बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार वोटिंग कर रहे हैं, आपने बहुत बहुत बड़ी बात सारे कह ऐसे दी है कि अभी तक जैसा
अभी तक ऐसा नहीं हुआ। जो इस बार हो रहा है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। अभी तक उस तरीके से रैलियां भी नहीं होती थी, लोगों को वोट डालने से रोका जाता था। आपके इसी बात पर आगे बढ़ते हुए कर्नल पठानिया का रुख मैं कर लेती हूँ। कर्नल पठानिया, चूंकि पहले फेज में 61% से ज्यादा मतदान हुआ, दूसरे फेज में ये 57% से ज्यादा तक पहुंच गया, तीसरे फेज से उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस आपको क्या नजर आ रही हैं? और मुझे एक बात और बताइएगा, अभी सेकंड फेज में जब सेकंड फेज के लिए इलेक्शन होना था, उससे जस्ट पहले रियासी में एक के बाद एक आतंकी गतिविधि हो रही थी, बड़े ऑपरेशंस चल रहे थे। फिर हम चर्चा करने लगे कि शायद हो सकता है कि रियासी में लोग घरों से कम निकलें, वोटिंग में कम हिस्सा लें, क्योंकि यहाँ तो दहशत पैदा की जा रही है। लेकिन आप देखिए कि सेकंड फेज में सबसे ज्यादा जो वोटिंग हुई वो रियासी में ही हुई। रचना जी, अगर आप ये जानना चाहेंगी मेरे पर्सपेक्टिव से कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगी, बिकॉज 10 साल के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, लोगों में उत्साह है और उत्साह को वो जाहिर भी कर रहे हैं। जहाँ तक जम्मू का सवाल है, यहाँ पे क्योंकि इस फेज के अंदर ज़्यादा सीटें हैं तो जम्मू के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और लेते भी रहे। आपका जो दूसरा सवाल है कि रियासी की आप बात करिए, देखिए ये एक बैटल ऑफ विट्स चल रही थी पाकिस्तान आईएसआई और इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में। एक किस्म का मुकाबला था कि इस मुकाबले में कौन जीता है। पाकिस्तान की ये कोशिश थी कि इलेक्शन प्रोसेस को डिरेल किया जाए, उनकी ये कोशिश थी कि हम जितने से ज़्यादा इंसिडेंट कर सकते हैं, जनता के अंदर एक डर पैदा किया जाए। लेकिन उसमें वो काफ़ी हद तक नाकाम रहे हैं और पिछले जो 2 फेजेस हुए हैं उसमें वो कहीं भी किसी भी स्थिति में इलेक्शन प्रोसेस, और खासकर मैं बात करूंगा जो पोलिंग बूथ एरिया है उसके इन एंड अराउंड एरिया है, उसमें वो पूरी तरह से असफल रहे हैं। अभी पिछले 2-3 दिन से यहाँ पे 3 एनकाउंटर हुए हैं। एक कुलगांव में चल रहा था शायद, जो भी खत्म हो गया है, दूसरा कठुआ में था और एक रजौरी थाना मंडी एरिया में हुआ था। ये 2-3 दिन पहले की घटना है। तो अगर हम ये कहें कि पूरी तरह से हम जो है इसमें सफल हो गए हैं, वो नहीं हो गए हैं। पाकिस्तान ने अपनी जो प्रेजेंस है उसको दर्ज करा दिया है ये घटनाएं करके। और सिक्योरिटी फोर्सेस देखिए, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे पोलिंग बूथ है उसका इन एंड अराउंड एरिया जो है एरिया प्रोटेक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो हिंटरलैंड है, जो एरिया इफेक्ट नहीं हुए हैं, जहाँ पे उनकी प्रेजेंस कम है, वहाँ पे ये लोग पाकिस्तानी अभी भी कुछ हद तक सफल हो गए हैं। जहाँ तक लोगों का सवाल है, देखिए ये ब्रेव डोगराज हैं यहाँ जम्मू के और कश्मीर के भी मैं बोलूँगा, ये लोग टेररिस्ट की घटनाओं से इस कदर तक बिल्कुल उनको इग्नोर करते हैं और अपना जो कर्तव्य है वोटिंग का उसको पूरा कर रहे हैं। और इसी की वजह से आप रियासी देख लीजिए, आप कठुआ देख लीजिएगा जहाँ इंसिडेंट हो रही हैं, आप उधमपुर देख लीजिएगा, आप पुंछ देख लीजिएगा, यहाँ पे सब ये बढ़ चढ़ के आगे वोटिंग के लिए आ रहे हैं और ये नकार रहे हैं कि हम जो है किसी भी हालत में आपसे डरने वाले नहीं हैं। और एक बड़ा अच्छा मैसेज जा रहा है ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को। अभी मैं थोड़ा सा परमिट मी आई विल से, देखिए इस समय जो लड़ाई चल रही है वो है नेशनल फोर्सेस और एंटी नेशनल फोर्सेस। जहाँ तक पॉलिटिक्स का सवाल है, मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा कि कौन एंटी नेशनल है कौन नेशनल है, ये लोगों को पता है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस समय हमें ज़रूरत है कि हमारा जो देश है वो एक काफ़ी क्रिटिकल या पेक्युलर पेरिलियस सिचुएशन जिसको बोलते हैं उससे गुजर रहा है। और इस समय उन ताकतों को प्रोत्साहन देना, उन ताकतों को बढ़ाना देना जो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए अपनी जो नेशन की सिक्योरिटी है उसके साथ समझौता कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से नकार देना चाहिए। दूसरा, ये एक मैसेज और देना चाहता हूँ कि इस समय जरूरत है कि अच्छे लोग राजनीति में आए, पढ़े लिखे यंग लोग राजनीति में आए। आपने देखा होगा अभी खड़गे जी एक रैली कर रहे थे कठुआ में, वहां स्टेज पे बेहोश हो गए। तो इन लोगों को जो 80 प्लस चल रहे हैं उनको चाहिए कि यूथ को आगे लाए, क्योंकि इनकी आप वो उम्र भी की बात करके आप उम्र की बात करके ऐसा लग रहा है कि अलग तरफ इस डिबेट को ले जाएंगे और मुझे लगता है कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, इसलिए उम्र की बात मत कीजिए। ऑलरेडी उम्र की बातों को लेकर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग रिएक्शन और सवाल करती रही है। हाल ही में बहुत से सवाल पूछे गए हैं। आप सभी मेहमान मेरे साथ में रहिएगा और चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है कि आप सभी मेरा इशारा समझ गए हैं उम्र की बात को लेकर। एक और खबर आ रही है,